क्या क्या रहा है बच्चों, है ना। शुरुआत में क्या क्या चर्चा में चीजें रही, हम लोग उस पर चर्चा कर लें। न्यूज में क्या क्या रहा है जब इंडिया म्यांमार, क्या क्या आपने इंडिया म्यांमार रिलेशन में पढ़ा है, तो उसमें क्या क्या है ना। ज्यादा एक तो म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ, है ना, सैन्य तख्ता पलट, हालांकि अब इस बात को 4 साल हो गए। तो पहला इसमें जो न्यूज में रहा है वह है म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट। म्यांमार का इतिहास ही रहा है यही। उसके बाद अगर देखें तो दोनों देशों के मध्य संबंधों में अभी चर्चा में क्या क्या रहा है। एक तो चीन हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है, तो म्यांमार में चीन की बढ़ती भूमिका, चीन की बढ़ती भूमिका। अभी जुलाई महीने की घटना है जब भारत के मिजोरम में म्यांमार से बहुत सारे रिफ्यूजी जो है वह आकर 4000-5000 रिफ्यूजी जो है, अभी इसी पिछले महीने की घटना है कि एक तो म्यांमार से जो है रोहिंग्या क्राइसिस इंपॉर्टेंट रहा ही है। दूसरा क्या है कि हाल के वर्षों में वहां पर चिन प्रांत में जो विद्रोही और सेना के मध्य कार्रवाई चल रही है उसके कारण हजारों लोग जो है भारत की सीमा में आ गए। उससे सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवासन की समस्या देखी जा रही है ना। चलिए, तो भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में म्यांमार से आए अवैध प्रवासी, जैसे जो मणिपुर में भी हिंसा जो भड़की उसमें भी अवैध प्रवासन का बड़ा रोल रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरफ से सब पढ़ाना है। श्रीलंका उड़ के थोड़ी चला जाएगा, वहीं रहेगा, पढ़ाएंगे। पहले म्यांमार पढ़ लो, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, ऐसे चल रहे हैं। क्यों घबराते क्यों हो? पहले और आगे पीछे क्या होता है? सीरियल नंबर है क्या कि ऐसे ही पढ़ाना है? कुछ भी लिख देते हो? नहीं, किताब का पन्ना पलट रो, नहीं है किताब में अगर कोई टॉपिक तो वो पढ़ा दिया जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। चलिए, तो भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेषकर मणिपुर, मिजोरम, है ना, अवैध प्रवासी की समस्या अधिकतर मणिपुर और मिजोरम में देखने को आई है। कुछ और समस्या, एक कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट रूट है उसका कार्य बंद हो गया है, कार्य बाधित हुआ है चीन विद्रोहियों के द्वारा, यह भी न्यूज में रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना म्यांमार में कार्य बाधित हुआ है, राजमार्ग परियोजना। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार के साथ संबंधों को एक नए स्वरूप में बेहतर करने पर, है ना, बेहतर संबंध की पहल यहां से पूछ सकता है। तो ये सब न्यूज में रहा है अभी, है ना। चलिए, तो पहले एक बार इंडिया म्यांमार, आप सभी जानते हैं म्यांमार की अवस्थिति कहां है। एक बार मैप देख सकते हैं आप, ये इंडिया के पूर्वोत्तर राज्य, और अगर आप देखें म्यांमार की अवस्थिति, देख रहे हैं म्यांमार, ये अरुणाचल का पार्ट है, इधर ग्रीन में इंडिया का पार्ट है, और ये पूरा का पूरा क्या है, बर्मा, म्यांमार जिसको आप कहते हैं। भारत के कई राज्य जो हैं वो बर्मा से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार नाम है, पहले पुराना नाम क्या था, बर्मा। आप इसमें आप देख सकते हैं ये एपी है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर मिजोरम, ये सब जो है राज्य यहीं पर, मिजोरम, ये सब इसके साथ सीमा साझा करते हैं। लगभग 1650 किलोमीटर लंबी सीमा भारत म्यांमार के साथ साझा करता है। और ये जो सीमा है अगर आप देखें तो बड़ी ही विचित्र टाइप की सीमा है, कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं घनी जंगल है ना। तो यहां पर सीमा जो है बड़ी ही जटिल है दोनों देशों के मध्य। हिली टेरेन अधिकतर है, कहीं डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, कहीं पर दोनों देशों के मध्य सीमांकन का कार्य करती है नदियां। तो ये म्यांमार और भारत के, म्यांमार का पहले नाम क्या था जी, बर्मा था। 1937 तक अगर आप देखें तो बर्मा भारत के ही पार्ट के रूप में रहा। 1937 में ब्रिटिशर्स ने इसे अलग कर दिया और ब्रिटिश शासन से इसको आजादी अगर आप देखें तो वही 1948 के आसपास मिलती है। तो बर्मा का संक्षिप्त इतिहास यही है। अब हमें इतिहास में नहीं जाना है, थोड़ा सा बर्मा की अवस्थिति आप देखिए, कहां इसका लोकेशन है। इधर साउथ एशिया का पार्ट है और इधर साउथ ईस्ट एशिया। बर्मा आसियान का पार्ट है और साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाला यह भूमि है। तो यह एक प्रकार से, इधर आप देखिए तो यह आसियान स्टार्ट हो गया, एसोसिएशन फॉर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें 10 देश है, आप देख सकते हैं। और ये जो बर्मा की अवस्थिति है, इधर दक्षिण एशिया का पार्ट है। दक्षिण एशिया में आप सभी जानते हैं कौन कौन है, और इधर जो है वह आसियान के देश है। दोनों के मध्य सेतु का कार्य करता है। बर्मा खुद किसका, म्यांमार किसका पार्ट है, आसियान का पार्ट है। आसियान के 10 देशों में यह शामिल है ना।
तो संक्षिप्त आप इसकी महत्व को समझ पा रहे हैं। भारत को अगर पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर उग्रवाद पर नियंत्रण करना है तो हमें म्यांमार का साथ चाहिए। भारत को अगर आसियान के देशों के साथ बेहतर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक संबंध स्थापित करना है तो हम म्यांमार की धरती से होकर ही आसियान तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो जब दोनों देशों के मध्य हम संबंध को समझें तो पहले भौगोलिक अवस्थिति आप समझ सकते हैं म्यांमार की कितनी भारत के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो संक्षिप्त इतिहास इनका क्या रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो संक्षिप्त में परिचय, हम लोग म्यांमार का परिचय देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में म्यांमार की अवस्थिति है जो 1937 तक ब्रिटिश भारत का ही भाग रहा है। ब्रिटिश भारत का ही भाग रहा है। कई राज्य पूर्वोत्तर के हैं जिसमें अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, है ना, ये सब राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर के कई राज्य यथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इंडिया, आई और एम लिखा है, मतलब इंडिया और म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना। तो म्यांमार के बारे में पहले संक्षिप्त में जान जाएंगे, उसके बाद हम इस पे, है ना। तो अब आप देखो 1643 किलोमीटर जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें से जितने ये राज्य है उसमें अधिकांश में नागाओं का, कुकियों का, स्थानीय कई उग्रवादी संगठन कार्यरत हैं। पृथक नागालिम की मांग है, एक नागाओं का एक पृथक देश कुकीलैंड। तो ये सब वहां पर उग्रवादी संगठन कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में म्यांमार का साथ भारतीय सेना को, भारत को चाहिए अगर पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण स्थापित करना है। वैसी स्थिति में आप देख सकते हैं सीमा कैसी है। दूसरा क्या है कि जो सीमा है उसके दोनों तरफ जो रिच कल्चरल एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, है ना। दोनों देशों के मध्य सीमा ही भले अलग करती हो लेकिन इनका साझा इतिहास, संस्कृति, सामाजिक संरचना। जैसे मान लीजिए नागा है तो नागा भारत के अंदर भी बहुत सारे हैं, कुकी भारत के अंदर भी हैं और म्यांमार में भी है। तो दोनों देशों के मध्य जो एथनिक ग्रुप है, नृजातीय समूह है, उनमें परस्पर सामाजिक सांस्कृतिक निकटता ऐतिहासिक रूप से रही है। भले आज सीमांकन कर दिया गया है परंतु दोनों के मध्य, दोनों देशों के सीमा पर स्थित जो भी एथनिक ग्रुप हैं उनमें बहुत निकटता है। यही समस्या का कारण भी है कि कल को अगर पूर्वोत्तर में आतंकवाद को या हथियारों की तस्करी हो, चाहे मादक द्रव्यों की तस्करी हो, या भारत के विरुद्ध अगर कोई संगठित संघर्ष करना हो तो म्यांमार की धरती का प्रयोग ये उग्रवादी संगठन करते हैं क्योंकि एथनिक आधार पर इनकी निकटता है। तो ये सब कारण समस्या का है। आगे हम लोग इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे। अब आप देख सकते हैं 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये सीमा कैसी है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी है, कहीं नदियां हैं। ऐसी स्थिति में सीमा की सुरक्षा हमारे लिए एक समस्या है। तो भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों ही सुरक्षा के लिहाज से म्यांमार क्रिटिकल है, संवेदनशील है ना। तो अगले पॉइंट में हम लोग और क्या नोट कर सकते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा ब्रैकेट में पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर नियंत्रण तथा बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से भारत म्यांमार सीमा संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है। स्थानीय उग्रवादी संगठनों को नृजातीय आधारों पर समानता के कारण भारत विरोधी गतिविधियों के संचालन में स्थानीय समुदाय की मदद मिलती रहती है। संचालन में
स्थानीय समुदाय की मदद मिलती रहती है। स्थानीय समुदाय की मदद मिलती रहती है। स्थानीय समुदाय की मदद मिलती रहती है, ब्रैकेट में नागा, कुकी आदि समुदाय जो है, ये सब क्या है, दोनों साइड में। तो जो पूर्वोत्तर का म्यांमार के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सब बेस को हमको समझना होगा कि मान लो भारतीय सेना कोई कार्रवाई करती है तो ये भागकर म्यांमार की धरती पे चले जाते हैं और स्थानीय लोग जो है वो इनकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी जनजातीय आधार पर निकटता है, चाहे नागा हो चाहे कुकी हो, है ना, सबका स्वागत है। चलिए, चाहे नागा हो चाहे कुकी हो। अब मान लीजिए भारतीय आर्मी ने काम किया, जैसे NSCN के है, नागा जो सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग, इसाक, मुइबा, अलग अलग गुट में बटा हुआ है। तो जो इनको यहाँ के लोग हैं, दोनों तरफ सीमा के तरफ, इस पार भी और उस पार भी, तो एथनिसिटी के आधार पर सिमिलैरिटी है, निकटता है, तो स्थानीय लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। चलिए, तो स्थानीय उग्रवादी संगठनों को निर्जातीय आधार पर समानता के कारण भारत विरोधी गतिविधियों के संचालन में स्थानीय समुदाय की मदद मिलती रहती है, जिस कारण उग्रवाद के दमन हेतु म्यांमार, एम लिखा है मतलब समझ जाना, महत्वपूर्ण है। चाहे नहीं, पेन दिक्कत कर रहा था वो वाला। चलो कोई नहीं, बोलकर क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। अब देखो, आप सबने गोल्डन ट्रायंगल आपको पढ़ा चुका हूं, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार किसका पार्ट है? गोल्डन ट्रायंगल का, है ना। और गोल्डन ट्रायंगल में आप सभी जानते हैं कौन देश है, 3 देश हैं सर्वाधिक कोकिन उत्पादक, कोकिन का उत्पादन करने वाले देश हैं ये। तीन देश हैं, कौन कौन? तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अब म्यांमार खुद किसका पार्ट है ना। मेरे पे ये लोग किताब लिखेंगे, कुछ बच्चे जो है ना मेरे पे रिसर्च करेंगे, है ना। अब पेन मांग रहा हूं तो कह रहे हैं चाय, ठीक है चाय भी पी लेंगे है ना, PhD कर लो मेरे पे ही मेरी जीवनी लिख देना, ठीक ना। चलिए, ये भी आपका प्यार ही है, कोई बात नहीं। तो गोल्डन ट्रायंगल में बच्चों ये 3 देश आते हैं। गोल्डन क्रेसेंट में उधर आपने देखा ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज इसको कहते हैं, जो कोकिन उत्पादन करने वाले, दुनिया में सर्वाधिक कोकिन का उत्पादन, अन्य मादक द्रव्य का उत्पादन होता है। और ये यहां से लेकर यूरोप तक, उत्तर अमेरिका तक जो रैकेट है, ड्रग नार्कोटिक्स का जो बड़ा चैनल है, उसका एक पार्ट रहा है म्यांमार। अब समस्या क्या है कि ये जो मादक द्रव्य से मिलने वाला पैसा है, वह पैसा गलत कार्यों में यूज होता है, चाहे हथियारों की अवैध तस्करी हो, चाहे उग्रवाद या आतंकवाद या भारत विरोधी अन्य दुनिया के देशों के विरोधी मुहिम को जो है ना हवा देने के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि म्यांमार खुद किसका पार्ट है, गोल्डन ट्रायंगल का। अगर हथियार की तस्करी हो रही है सीमा पार, जैसे अगर आप देखें तो चाहे बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार हो, इसके रास्ते से भारत में तस्करी का एक बड़ा चैनल आता है, जिसमें ड्रग्स है, आर्म्स एमिनेशन है, यहां तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हैं, मानव दुर्व्यापार। जैसे थाईलैंड या अन्य जो आसियान के देश हैं, उसमें प्रोस्टिट्यूशन का एक बड़ा रैकेट इन्वॉल्व है। वैसी स्थिति में भारत से बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को अपहरण करके भारत की सीमा से म्यांमार की धरती होते हुए आसियान के देशों में उनको बलात् जो है वो वेश्यावृत्ति के धंधों के लिए भेज दिया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक बड़ा रूट है, आर्म्स एमिनेशन का, जाली मुद्रा का, यहां तक कि अन्य चीजों का, है ना। तो ये गोल्डन ट्रायंगल का लिखिए। अब कमेंट बाजी बंद करो, सच में ऑफ कर देंगे, अब गुस्सा चढ़ रहा है, बंद कर देंगे कमेंट 5 मिनट के अंदर। लिखिए गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, लिखिए म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल में शामिल देश है, जिस क्षेत्र में कोकिन का सर्वाधिक उत्पादन, कोकिन एवं अन्य मादक द्रव्यों का उत्पादन होता है। कोकिन एवं मादक द्रव्यों का उत्पादन होता है। म्यांमार के साथ साथ लाओस तथा थाईलैंड भी स्वर्णिम त्रिभुज का पार्ट हैं। म्यांमार के साथ साथ लाओस एवं थाईलैंड भी स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल का भाग है। मादक द्रव्य के
सीमा पार तस्करी, कौमा, मानव दुर्व्यापार, हथियारों की तस्करी आदि, मादक द्रव्यों की तस्करी, कौमा, सीमा पार तस्करी, कौमा, मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तथा हथियारों की तस्करी के कारण भारत के लिए म्यांमार अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शरणार्थियों की समस्या हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में एक रोहिंग्या समस्या है ना, तो उसके बारे में आगे देखते हैं, है ना। चलते हैं आगे, इंडिया म्यांमार रिलेशन को थोड़ा और समझते हैं। जैसे म्यांमार का जो इतिहास रहा है वह अगर आप देखें तो वहां पर हमेशा सैन्य तानाशाही जो है देखी गई है। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के कई प्रयास भले हुए हो, लेकिन म्यांमार जो है अगर आप देखें तो वहां पर सैन्य तानाशाही का एक लंबा इतिहास रहा है। पहले म्यांमार की बात करें तो वहां की आबादी लगभग 5.5 करोड़ वहां पर आबादी है, जिसमें आबादी में 88% कौन है, बौद्ध धर्म के मतावलंबी है। तो जो जुंटा शासन या तात्मादाऊ आपने सुना होगा, ये क्या है, मिलिट्री रूल को कहते हैं हम जुंटा, और जो स्थानीय भाषा में उसको तात्मादाऊ कहते हैं, वहां की जो स्थानीय भाषा है। तो आप सोचिए कि 88% आबादी म्यांमार की वह बौद्ध मतावलंबी है। 3 से 4% के आसपास 4% के आसपास इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, और लगभग 6-6.5% के बीच में क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर हैं। आप सोचिए कि जो भारत से ही बुद्धिज्म म्यांमार में गया, जैसे बुद्धिज्म की कई ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, जैसे आप हीनयान महायान पढ़ते हैं, उसी तरह स्वतांत्रिक है, वैभाषिक है, थेरवाद है, अलग अलग बुद्धिज्म की शाखाएं हैं। बुद्ध की जो भी व्याख्याएं थी धर्म संबंधित, उसको व्याख्याओं के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर बुद्धिज्म में कई स्कूल्स आ गए, अलग अलग जो है शाखाएं आ गई, जिसको आप सेक्ट के रूप में भी देख सकते हैं। उसमें से स्वतांत्रिक, वैभाषिक है, थेरवाद है, उसमें से आप हीनयान महायान सबसे लोकप्रिय आप जानते ही हैं। तो म्यांमार की जो बुद्धिस्ट है बेसिकली वो थेरवाद जो बुद्धिज्म की ही एक शाखा है, उसके अधिक फॉलोअर वहां पर आपको दिखते हैं। अब आप सोचिए कि म्यांमार का लगभग 5.5 करोड़ आबादी वहां की है, 5.5 CR आबादी है, और इस आबादी का 88% लोग जो है वह बौद्ध मतावलंबी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 4% के आसपास इस्लाम, और 6-6.5% के आसपास क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। तो जो वहां पर बौद्ध मतावलंबी ऑब्वियसली अधिक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शासन में हर क्षेत्र में इनकी प्रतिशतता अधिक होगी। जैसे भारत में हिंदुओं की आबादी अगर आप देखें तो 80% के आसपास है लगभग। तो वही चीज म्यांमार की अगर हम बात करें कि जो 1937 तक आपने देखा कि ब्रिटिश भारत का ही वो पार्ट रहा, बाद में ब्रिटिशर्स ने उसे अलग किया, और 1948 के आसपास इसे स्वतंत्रता मिलती है, ब्रिटेन के कॉलोनी से ये छूटता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। दोनों देशों के मध्य संबंध को बेहतर करने के लिए 1957 में ही नेहरू द्वारा प्रयास किया गया, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो 1960 के आसपास म्यांमार में वहां पर लोकतंत्र को दबा दिया गया, और वहां पर नेविन एक मिलिट्री रूलर आए, और लगभग 60 से लेकर 80 के दशक तक म्यांमार में मिलिट्री शासन रहा। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास हुए, जैसे आंग सान सू की आपने नाम सुना होगा, ये एक बहुत नोबेल प्राइज विनर भी रही हैं, और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश की, NLD, है ना। 1989 में आंग सान सू की ने NLD की स्थापना की, म्यांमार में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की, इनके पिता जो थे सुकी, म्यांमार के आजादी में, म्यांमार के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनने में इनके पिता ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और ये जो आंग सान सू की है बेसिकली यह म्यांमार की धरती में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत प्रयासरत रही। इन्होंने 80 के दशक में म्यांमार में जो मिलिट्री रूलरशिप था उसको खत्म करने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन म्यांमार का जो इतिहास और संविधान है वह वहां पर इसकी इजाजत नहीं देता। जैसे क्योंकि म्यांमार में शुरू से ही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, वैसी स्थिति में सेना को अधिक अधिकार पहले से ही रहे हैं। सेना ने संविधान का संशोधन करके संविधान को संशोधित करने की शक्ति या सदन को चलाने में 25% हिस्सेदारी सेनाओं की है वहां पर। जैसे हमारे यहाँ जो भी लोक प्रतिनिधि है, सांसद है जो आपके, उसमें से सैन्य पृष्ठभूमि के लोग तो आते नहीं, लेकिन जो म्यांमार की धरती है उसमें जो वहां का लोक संसद है उसमें 25% स्थान मिलिट्री रूलरशिप के लिए, मिलिट्री के लिए आरक्षित कर दिया गया है। मतलब 75% आम जनप्रतिनिधि होंगे और 25% अगर लोकतंत्र की स्थापना होती है तो 25% सेना के जवान रहेंगे। लेकिन जो वहां का इतिहास रहा है, बार बार सैन्य तख्ता पलट होता रहा है, क्योंकि वहां जो मिलिट्री है वो अधिक पावरफुल रही है। दूसरा, लोकतंत्र की जड़ वहां अब तक जम नहीं पाई। कई बार सुकी के नेतृत्व में वहां पर सरकार का गठन भी हुआ, लेकिन बार बार सेनाओं के द्वारा तख्ता पलट किया गया। जैसे 2012 में चुनाव हुआ और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के कारण वहां पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव हुआ, और उस चुनाव में सुकी की भारी विजय अपने दूसरे टर्म को कंटिन्यू रखी। 2021 में अगर आप देखें तो फिर वहां पर सैन्य तख्ता पलट होता है और उनको नजरबंद कर दिया गया कमरे में।
और ऐसी स्थिति में जुंटा, मिलिट्री रूलरशिप को हम वहां जुंटा कहते हैं या ततमादाऊ स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो म्यांमार इंडिया रिलेशन में एक सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि म्यांमार में लोकतंत्र जम ही नहीं पा रहा, और जब भी भारत और म्यांमार के मध्य संबंधों की बात होती है तो संबंधों के मार्ग में या मिलिट्री रूलरशिप जो है एक बाधा का कार्य करती है। जैसे भारत की जो विदेश नीति है उसमें आदर्शवाद पर हमने बहुत अधिक ध्यान दिया है, वैसी स्थिति में भारत लोकतंत्र की स्थापना का सदैव समर्थक है। और म्यांमार में जुंटा शासन जो एक मिलिट्री रूलरशिप है, भारत कई बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर म्यांमार के सैन्य शासकों की निंदा कर चुका है। ऐसी स्थिति में हमने जानबूझकर म्यांमार के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना से परहेज किया, क्योंकि म्यांमार में कौन थे, मिलिट्री रूलरशिप थी, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। ऐसी स्थिति में विदेश नीति के अंतर्गत अगर हम देखें तो म्यांमार के साथ संबंधों में दूरी रखी। लेकिन अब आप बताएं, अगर किसी देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भले वैसी रही हो, सैन्य शासक, और आज तक अगर वहां सेना के लोग ही सत्ता में रहेंगे, तो क्या लंबे समय तक उस देश के साथ संबंध स्थापित न किया जाए, या कोई सही विदेश नीति है क्या? मान लीजिए कि वहां जुंटा सरकार हमेशा रही है, तो हम कितने समय तक म्यांमार को उपेक्षा के भाव से देखेंगे? अगर हमें अपने राष्ट्र हित की चिंता है, अगर हमें लुकिस पॉलिसी आसियान के साथ संबंध को स्थापित करना है, अगर हम चीन की वहां पर भूमिका को नजरअंदाज करना है, ऐसी स्थिति में हमें चाहे म्यांमार में मिलिट्री रूलरशिप ही क्यों ना हो, हमें उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे। और वर्तमान में विदेश नीति में थोड़ा बहुत यहीं पर बदलाव आपको समझ में आएगा। जैसे पहले जो विदेश नीति हमारी थी थोड़ी आदर्शवादिता के आधार पर थी, और म्यांमार में सैन्य शासक की उपस्थिति के कारण भारत म्यांमार संबंधों को एक उपेक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। लेकिन अगर वहां पर लंबे समय तक जुंटा सरकार रहती है तो हम कितने समय तक उन्हें उपेक्षित करते रहे? अगर उनकी ये तो उनका इंटरनल पार्ट है, वहां डेमोक्रेसी को भारत जाकर थोड़ी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकता है। भारत दूर बनाकर लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास की सराहना बस कर सकता है। हमारी विदेश नीति में म्यांमार को लेकर यही वर्तमान में बदलाव को आप समझ पाएंगे। जैसे 2021 में अगर आप देखें तो जैसे ही वहां पर सैन्य तख्ता पलट हुआ, भारत ने अगले 2 साल तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या है, सही है, गलत है। माना अगर आप उसकी निंदा करते हैं तो चाइना उसका पीठ थपथपा रहा है। वैसी स्थिति में ऐसे ही चीन की भूमिका वहां बढ़ती जा रही है। तो हम म्यांमार के सैन्य शासकों की अगर निंदा करें तो यह हमारी विदेश नीति के लिए समस्या है। अगर भारत और म्यांमार के मध्य 10 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर आपको भविष्य में आसियान तक पहुंचना है, अगर आपको पूर्वोत्तर में उग्रवाद का दमन करना है, अगर आपको गोल्डन ट्रायंगल से होने वाले जो भी निर्यात, आयात निर्यात या जो भी सीमा पार तस्करी है उसको रोकना है, तो हमें म्यांमार के सरकार से क्या मतलब, संबंधों को नॉर्मलाइज किया जाए। और यही भारतीय विदेश नीति में थोड़ी बदलाव आई कि हम उनके साथ संबंधों को एक नए स्वरूप में रिवाइव करना चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय तक जो भारत ने म्यांमार के प्रति उपेक्षा का भाव रखा, यही एक संबंधों में एक दूरी बन गई। और यही दूरी का लाभ किसने उठाया? चाइना ने। और धीरे धीरे चाइना ने म्यांमार में अपनी पकड़ को मजबूत किया, है ना। तो थोड़ा सा राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में संक्षेप में बस 2-4 लाइन नोट कर लेते हैं। लिखिए, भारत म्यांमार संबंध में राजनीतिक संबंध, डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं, बस 2-3 लाइन की पॉइंट क्या है लिखिए। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पश्चात म्यांमार, ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पश्चात म्यांमार में शुरुआती दशक में लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास हुए। शुरुआती दशक में लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास हुए। (1948) में आजादी मिली, ब्रिटेन से लिखवाया नहीं, समझ गए होंगे, है ना। देखिए, परंतु 1960 के दशक में, परंतु 1960 के दशक में म्यांमार में ने विन के नेतृत्व में, ने विन के नेतृत्व में सैन्य तख्ता पलट हुआ, सैन्य तख्ता पलट हुआ। और अगले 25-26 वर्षों तक म्यांमार में सेना का शासन रहा। अगले 25-26 वर्ष तक म्यांमार में सेना का शासन रहा। नाइनटीन 1989 में लोकतंत्र को म्यांमार में स्थापित करने के लिए, 1989 में म्यांमार में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंग सान सू की के नेतृत्व में एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, के नेतृत्व में, आंग सान सू की के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की गई। हालांकि आंग सान सू की को म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के संचालन में सैन्य तानाशाही
का सामना सदैव करना पड़ा। सैन्य तानाशाही का सामना सदैव करना पड़ा। 2008 में म्यांमार के संविधान में संशोधन किया गया। म्यांमार के संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन किया गया जिसके द्वारा संसद के ऊपरी तथा उच्च तथा निम्न सदन में, जिसके द्वारा संसद के उच्च व निम्न सदन में, जैसे हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा, सेना के लिए 25% स्थान आरक्षित किया गया। आरक्षित किया गया। इसके साथ साथ गृह व रक्षा मंत्रालय, गृह व रक्षा मंत्रालय में सेनाओं को प्रमुख भूमिका सौंप दी गई। गृह व रक्षा मंत्रालय में सेनाओं को प्रमुख भूमिका सौंप दी गई। कहने का मतलब जो भी होम मिनिस्ट्री से या डिफेंस से रिलेटेड इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का पार्ट होगा, कौन डिसाइड करेगी? आर्मी। अब देखिए, अगर सदन में 25% स्थान इनका रहेगा, अब बार बार क्या हो रहा है वहां पर, जब भी चुनाव होता है लोकतंत्र के लिए, ये सैन्य शासक क्या कहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई। जैसे वर्तमान जो सैन्य तख्ता पलट 2021 में हुआ, उसमें पीछे क्या था? 2020 के दिसंबर के आसपास चुनाव होता है और चुनाव में एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, पूर्ण बहुमत में स्थापित हो जाती है। अब उनकी सरकार के गठन का 2-3 माह होता ही है कि जो सैन्य रूलर है उसने क्या इल्जाम लगाया कि जो चुनाव हुए उस चुनाव में भ्रष्टाचार देखा गया, उसमें जो है जबरन बूथ कैप्चरिंग हुई, कहीं ना कहीं तमाम फॉल्स एलिगेशन लगाकर चुनाव को ही रद्द कर दिया गया और सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया। मिन ऑन्ग हैंग नाम का एक व्यक्ति आता है और सैन्य तख्ता पलट करता है। 1 फरवरी 2021 की यह घटना है। सोचिए कि नए सरकार के गठन के ठीक 2 से 3 महीने के भीतर म्यांमार में फिर सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? पहले अगर आप देखें तो पहले वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में सैन्य तख्ता पलट के पीछे चीन की सोची समझी साजिश है। चीन नहीं चाहता कि म्यांमार में लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि अगर जैसे नेपाल में जैसे नेपाली कांग्रेस अगर सत्ता में आती तो भारत के साथ संबंध बेहतर हो रहे थे, उसी प्रकार अगर यहां पर आंग सान सू की अगर प्रधानमंत्री बन जाती, ऐसी स्थिति में भारत म्यांमार संबंधों में मधुरता आ जाती। और चूंकि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सम्मान देने वाली नेत्री रही है, वैसी स्थिति में भारत और म्यांमार के मध्य निकटता आ जाती और साम्यवादी विचारधारा वाले चीन को म्यांमार के कई प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता। तो वर्तमान में अगर आप देखें तो जानबूझकर चीन के द्वारा म्यांमार में फंडिंग की जा रही है, मिलिट्री को आर्म्स, एम्युनिशन, तमाम चीजें प्रोवाइड की जा रही है, फंडिंग की जा रही है, ताकि म्यांमार में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत ना होने पाए। और बार बार चाइना इस चीज को अब अपनी उंगलियों पर म्यांमार को नचाने के लिए बार बार वहां पर सैन्य तख्ता पलट कर रहा है। तो म्यांमार का ये जो संविधान है, आफत की जड़ यह भी है कि संविधान के अंतर्गत आप सोचिए कि मिलिट्री को 25% रिजर्व कर दिया गया, तो क्यों वहां सैन्य तख्ता पलट हो रहा है ये आप समझ पाए। पहले एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था वहां पर बीच में। अगर आप देखें तो वर्तमान में चाइना, खास करके 2005 के बाद से चाइना की दिलचस्पी म्यांमार में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है उसके पीछे अन्य कारण है, अभी आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो यहां तक जो आपने लिखा है कि स्थान आरक्षित किया गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उल्लेखनीय है कि म्यांमार में सैन्य शासकों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां निकालकर जनता द्वारा चुनी गई सरकार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां निकालकर जनता द्वारा चुनी लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सैन्य शासन ब्रैकेट में जुंटा सरकार की स्थापना की जाती रही है। हाल में ही 1 फरवरी 2021 को एनएलडी पार्टी पर, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी फॉर डेमोक्रेसी, एनएलडी पार्टी पर चुनाव में भ्रष्टाचार व धांधली के आरोप लगाकर, एनएलडी पार्टी पर चुनाव में धांधली व भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे अपदस्थ करके, सरकार को अपदस्थ करके, सरकार को हटाकर सैन्य तख्ता पलट की गई। सैन्य तख्ता पलट की घटना को अंजाम दिया गया।
तो ये म्यांमार की करंट सिचुएशन को आप समझ पा रहे हैं, है ना। अब भारत के लिए म्यांमार का महत्व क्या है, कई चीजें आपको अभी समझाया भी गया है। अब थोड़ा चाइना का एंगल समझते हैं, म्यांमार में चीन की दिलचस्पी के क्या कारण है ना। तो अगला एक हेडिंग बनाते हैं कि म्यांमार में चीन की बढ़ती भूमिका पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अपने डोमिनेंस पोजीशन को बनाने के लिए तथा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत को काउंटर करने के लिए चाइना की रणनीति का ही एक पार्ट है कि जितने भी एशियाई प्रशांत क्षेत्र में स्थित भारत के नेबरर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उन सब के साथ संबंध को मजबूत किया जाए और भारत को वहां से कहीं ना कहीं आउट किया जाए। यह चाइना की विदेश नीति का पार्ट है। भारत को घेरने की नीति उसने बनाई है, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, मोतियों की माला। आगे इंडिया चाइना में समझेंगे। जैसे समझने के लिए आप देखिए तो म्यांमार में उसकी नजर है कि म्यांमार का जो पोर्ट है उस पर अगर अरब सागर में उसको अपना प्रेजेंस बनाना है, अगर बे ऑफ बंगाल में उसको अपना प्रेजेंस बनाना है, अरब सागर में अगर उसको प्रेजेंस बनाना है तो पाकिस्तान में ग्वादर, इधर बंगाल की खाड़ी में अपनी मजबूत स्थिति बनानी है, तो वो क्या कर रहा है, म्यांमार के पोर्ट को, बांग्लादेश के पोर्ट को कहीं ना कहीं उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, उसको एक सैन्य बेस के रूप में तब्दील कर रहा है। चाइना अपने प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए या अपने आयात की दूरी को घटाने के लिए वह बे ऑफ बंगाल से ही भाया म्यांमार चीन के प्रांत तक पहुंचने के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। सैन्य तख्तापलट का मतलब क्या हुआ कि सेना के द्वारा चुनी हुई सरकार के लोगों को हटाओ, जेल में डाल दो या हाउस अरेस्ट कर दो, और सरकार कौन चलाएगी, सेना चलाएगी। यही हुआ सैन्य तख्तापलट, है ना। अब देखिए चाइना की दिलचस्पी कहां है। अब आप सोचिए, अगर एक बार मैप देखें आप, तो आप देखिए अगर चाइना तक सामान जाना है तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड रूट है, इंटरनेशनल ट्रेड रूट, इधर से होते हुए बे ऑफ बंगाल से होते हुए इधर आप देखें इस रास्ते से, है ना, और नीचे से अगर आप देखें, इसके नीचे से अगर आप देखकर इधर जो है चीन के बंदरगाह तक पहुंचा जाता है। अगर बे ऑफ बंगाल में अपनी पोजीशन को मजबूत करनी है तो चाइना क्या कर रहा है, यहां से इस मांडले नपिताऊ, नपिताऊ क्या है, म्यांमार की राजधानी, भाया रंगून जो है एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इससे क्या फायदा होगा, आप देखिए कि इधर जो है पूरा जो है मलक्का स्ट्रेट से होकर नीचे आसियान के देशों से होते हुए दक्षिण चीन सागर स्थित चाइना के पोर्ट पर चाहे कच्चा तेल हो चाहे गुड्स हो, जो भी सामान पहुंचता है लंबी दूरी तय करनी होती थी। अब देखिए चीन क्या कर रहा है, एक शॉर्टकट जुगाड़ निकाल रहा है कि अपने ये जो क्यूमिंग प्रांत है यहां से वह एक सीपेक जैसे पाकिस्तान में बनाया, उसी तरह चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। बीच में इसने भारत को भी लालच दिया कि भारत भी इसका पार्ट बन जाए, तो कहीं ना कहीं कोलकाता पोर्ट से लेकर कनेक्टिविटी यहां तक बना दी जाएगी। भारत बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट है नहीं, म्यांमार उधर आपने देखा कि नेपाल, ये सब क्या है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के सिग्नेटरी है। अब चाइना जस्ट आप देखिए कि ये चीन का प्रांत है क्यूमिंग, यहां से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से आप देखिए ये मांडले आपने सुना होगा, बहुत फेमस जगह रहा है। इधर ये जो रंगून है आपने देखा, ये नया म्यांमार की राजधानी नपिताऊ है। इन सब को जोड़ने के लिए वह एक सिपेक की तर्ज पर एक चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि बे ऑफ बंगाल में उसकी डोमिनेंस पोजीशन हो जाए। ये जो पोर्ट है जितने, इन सब को मॉडर्नाइज कर रहा है। इधर बांग्लादेश का चाहे चिटगांव हो उसको भी वो मॉडर्नाइज कर रहा है, इधर रंगून जो है जो पुराना यंगून हुआ करता था उसको भी वो कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है। ये चाइना की स्ट्रैटेजी से दो फायदा है, एक तो क्या है कि तेल गैस तमाम चीजें जो लंबा रास्ता है उस रास्ता से उसको बचत हो जाएगी, तो ईंधन की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा जो है इधर से अगर कनेक्टिविटी हो, कल को अगर इंडिया को घेरने की बात हो तो बे ऑफ बंगाल तक वो डोमिनेंट पोजीशन बना सकता है भाया चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पहला एंगल आपने समझ लिया कि क्या है। दूसरा, म्यांमार जो है मिनरल्स के मामले में खास करके रेयर अर्थ मटेरियल, समझते हैं ना, दुर्लभ प्रकृति के जो सबसे बड़ा डिपॉजिट में से एक डिपॉजिट जो है वो म्यांमार में। म्यांमार में चूंकि आप देख सकते हैं कोस्टल बेल्ट, अगर आप देखें तो भारत समुद्री सीमा भी, समुद्र के रास्ते से भी, मैरीटाइम बाउंड्री भी है, बे ऑफ बंगाल में वो मिलता है। उसका लोकेशन आप देखिए, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वहां तेल और गैस के भंडार है, वहां रेयर अर्थ मटेरियल है। और आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो भी कमोडिटी है, इसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, चाइना। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, चाहे उसका पिक्चर ट्यूब हो, तमाम चीजें जो भी है उसमें रेयर अर्थ मटेरियल लगते हैं, और चाइना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो अगर उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, म्यांमार में क्या है, तेल है, गैस है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बे ऑफ बंगाल। दूसरा, भारत को अगर बे ऑफ बंगाल में काउंटर करना है या एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका इंडिया इस गठबंधन को कमजोर करना है तो बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंट पोजीशन बनानी होगी। तो चीन बहुत दूरदर्शितापूर्ण प्लान बना रहा है कि वहां पर तेल और गैस का खनन करके चाइना को आर्थिक मदद मिल जाएगी, वहां रेयर अर्थ मटेरियल वहां से निकालेगा और उससे अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इसकी उसको बूम करेगा। इसके अलावा कल को कहीं पर कोई दबाव, दक्षिण चीन सागर विवाद अगर गहराता है तो एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट जो है वह इस होकर होगा, है ना। तो चीन की नीति क्या है ये आप समझ पा रहे हैं। तो म्यांमार उसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, चीन की म्यांमार में बढ़ती भूमिका के पीछे कारण क्या है। पहले तो बे ऑफ बंगाल एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पार्ट है और व्यस्ततम ट्रेड रूट के निकट है। तो अगर बंगाल की खाड़ी में अपनी प्रभावी उपस्थिति बनानी है, अगर भारत को घेरना है, तो इसके लिए म्यांमार में अपनी उपस्थिति चीन को बनानी पड़ेगी। आप सोचो कि विगत 2 दशकों में चाइना ने
30-35 बिलियन डॉलर पैसा जो है पंप किया है कहां पर, सोचिए। अभी जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, 9 बिलियन डॉलर का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें पोर्ट को रिवाइव करना है, कई जगह रेल कनेक्टिविटी है, कई जगह हाईवे जैसे रोड कनेक्टिविटी है। चीन की नीति दूरदर्शितापूर्ण है ना, BRI का पार्ट है म्यांमार। ऐसी स्थिति में चाइना म्यांमार में हाल के वर्षों में निवेश बढ़ा रहा है ना। चलिए, तो म्यांमार में चीन की बढ़ती भूमिका के कारण क्या है? पहला कारण लिखिए, भारत को बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में प्रतिसंतुलित करने हेतु चाइना म्यांमार के बंदरगाह को सैन्य अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरा इंटरेस्ट, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण द्वारा 9 बिलियन डॉलर प्रपोज्ड है, निर्माण द्वारा चीन के क्यूमिंग बोलते हैं प्रांत को बंगाल की खाड़ी से जोड़कर एक वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव व्यापार मार्ग बनाना चाहता है। चलिए डन। तो समझ गए चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं भैया। म्यांमार को क्या कह रहा है कि हम आपका, देखिए मांडले ऐतिहासिक नगर है, नेपिताऊ उसकी राजधानी है, इधर रंगून पोर्ट है, तो क्या कह रहा है कि आपके पोर्ट को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जो पोर्ट की कैपेसिटी है, भारत वहन की क्षमता है, उसको बढ़ा रहे हैं। सच्चाई क्या है कि उसको अपना फायदा अधिक है कि वो करेगा क्या, यहां से रंगून के रास्ते से, यहां से रोड के रास्ते से नेपिताऊ होते हुए, मांडले होते हुए अपने क्यूमिंग प्रांत तक कनेक्टिविटी बना देगा। हजारों किलोमीटर की दूरी बचा लेगा, तेल और गैस जो भी चीजें वो इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कल को बे ऑफ बंगाल में, दक्षिण चीन सागर में कोई विवाद हुआ, अगर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी अन्य गुट अगर नया खड़ा होता है दक्षिण चीन सागर में, अगर चाइना तक पहुंचने वाला पोर्ट से रिलेटेड फैसिलिटीज को अगर बाधित किया गया, तो वो अल्टरनेटिव इस रूट को इस्तेमाल कर लेगा। उसकी देखिए नजर कहां है ना। ढोल पीट रहा है कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, सच्चाई क्या है कि वह इसकी आड़ में अपना भला कर रहा है ना। तो हमने वही लिखा है कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण प्रपोज्ड है 9 बिलियन डॉलर द्वारा चीन के क्यूमिंग प्रांत को बंगाल की खाड़ी से जोड़कर एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाना चाहता है। अगला लिखिए, म्यांमार चाइना की ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का BRI में शामिल में 2019 में शामिल हुआ, जिसके तहत चाइना द्वारा म्यांमार में हाल के वर्षों में अवसंरचनात्मक विकास, तेल एवं प्राकृतिक गैस
तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि के क्षेत्र में व्यापक निवेश किया जा रहा है। कई प्रोजेक्ट हैं वहां पे जो ये काम कर रहा है। देखिए चाइना की निगाह कहां है। मिलिट्री रूलर होंगे तो कहीं ना कहीं आर्म्स एम्युनिशन डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पर अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। तो अगर वहां जुंटा शासन रहती है तो वहां पर आंतरिक वायु सुरक्षा के लिए चाइना से बहुत सारा आर्म्स एम्युनिशन हथियार खरीदेगा। आज आप देखिए कि म्यांमार चाइना से अपने कुल रक्षा आवश्यकताओं का 50% से अधिक वहां से चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। लगभग $2 बिलियन से अधिक का हथियार हाल के वर्षों में म्यांमार ने चीन से खरीदा है। चीन की नजर कहां है? सामरिक हित की बात, बे ऑफ बंगाल में पोजीशन अपनी डोमिनेंट बनानी है, ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट बनाना है, नंबर 1। व्यापारिक हित क्या है? तो निवेश करके इन सारी प्रोजेक्ट को अपने नियंत्रण में ले लेना है, तेल और गैस की परियोजना में काम करना है। और क्या आर्थिक हित में है? तो वहां पर रेयर अर्थ मटेरियल है, उसको एक्सप्लॉइट करना है, उसको यूज करना है, उसका दोहन करना है। और क्या इसका हित है? तो सैन्य आधुनिकीकरण के नाम पर अपने डिफेंस इंडस्ट्री का बड़ा जो मेजर स्टेक जो है हम वहां पर हथियारों को बेच लेंगे म्यांमार को। एक साथ 50 मोर्चों पर चाइना काम कर रहा है। तो आगे लिखिए कि चीन म्यांमार में उपलब्ध दुर्लभ प्रकृति के सामग्री, रेयर अर्थ मटेरियल्स का दोहन कर अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अधिक से अधिक विकसित करना चाहता है। रेयर अर्थ मटेरियल्स को कहते हैं, है ना। चीन द्वारा हाल के वर्षों में $35 से $40 बिलियन का निवेश, है ना, 35 से $40 बिलियन का म्यांमार में निवेश किया गया है। चीन म्यांमार को $2 बिलियन से अधिक कीमत का हथियार निर्यात कर चुका है। ऐसे ही नहीं अमेरिका को टक्कर दे रहा है, टक्कर ऐसे वैसे नहीं दे रहा है, हवाबाजी में टक्कर नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे रियलिटी है। गया वो दौर जब चीन की वस्तुएं कहते थे सस्ता है और टिकाऊ नहीं है। आज आप देखिए टेस्ला को तो पानी पिलाकर रख दिया। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक कार का बाजार हो, चाइना ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान को, अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। अब चीन के उत्पाद जो है गुणवत्ता की दृष्टि से भी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि चाइना माल जब तक चल जाए, कोई गारंटी नहीं, वैसा दौर चला गया। चाइना अब क्या कर रहा है? क्वालिटेटिव प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग हब का उनको अत्यधिक बेहतर बना रहा है। BYD का नाम सुना होगा, पानी पिलाकर रख दिया टेस्ला को। जो गाड़ी टेस्ला 60, 70, 80 लाख में नहीं बना पा रहा, 20 लाख 25 लाख में उससे बेहतर माइलेज, उससे बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ियां रोड पे दिख रही है। हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, रक्षा हो, AI हो, सब में चाइना। तो चाइना इसलिए तो है, कितनी दूरदर्शितापूर्ण नीति है। देखिए रेयर अर्थ मटेरियल, अभी आपने रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका की दिलचस्पी सुना होगा, यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर, है ना। तो ये सब म्यांमार में दिलचस्पी खाली भारत को ही प्रतिसंतुलित नहीं करना है, बहुत सारा उसका अलग अलग बेस है। म्यांमार में अगर लोकतंत्र आ जाएगा, जुंटा शासन चला जाएगा, सारी परियोजनाओं पर जो है काले बादल छा जाए। इसलिए क्या कर रहा है? जुंटा की भी पीठ थपथपा रहा है। उधर पूर्वोत्तर में भारत के विरुद्ध उग्रवादियों के आंदोलन को भी फंडिंग कर रहा है, हथियार दे रहा है। चिंता न करो, ये सब चाइना की स्ट्रैटेजी है और इसमें म्यांमार उसका एक मजबूत पार्टनर के रूप में उभर कर हाल के वर्षों में आया है। समझ गए? अब भारत के लिए क्या है म्यांमार का हित, वो आपने शुरू में ही समझ लिया।
तो भारत क्या कर रहा है? भारत कहां सोया हुआ है ना? तो भारत म्यांमार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने म्यांमार का दौरा किया, जो आसियान ईस्ट एशिया समिट हुआ था वहां गए। यहां तक कि हम म्यांमार के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए भारत क्या क्या कर सकता है। अब भारत म्यांमार संबंधों में भारत का पक्ष देख लेते हैं। चीन की बढ़ती भूमिका क्या है, ये आप समझ गए। भारत द्वारा म्यांमार के साथ बेहतर संबंध स्थापना हेतु हालिया प्रयास, पहले तो विदेश नीति के स्तर पर हमने अपना गियर चेंज कर लिया है ना। हमने अपना जो पहला दृष्टिकोण था उस नजरिए को बदला है कि भैया अगर सैन्य शासक ही वहां आते रहे तो क्या हम उनसे दूरी बनाए रखें। ये जो दूरी है, इस दूरी बनाए रखने के कारण चाइना वहां पर डोमिनेंट पोजीशन बनाता चला गया और यह हमारी विदेश नीति के स्तर पर एक प्रकार से विफलता कह लें कि म्यांमार जो हमारा इतना निकट पड़ोसी देश रहा है, वहां पे हमारी मजबूत उपस्थिति होनी चाहिए थी और हमारी हाल के वर्षों में स्थिति वहां कमजोर हुई है और हमारे स्थान को भरने का, उस गैप को भरने का कार्य किसने कर दिया? चाइना ने। तो हम क्या करें ऐसा जिससे कि म्यांमार के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करें। तो फॉरेन पॉलिसी में जो पहला पर्सपेक्टिव को लेकर जो चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि भैया वहां जुंटा सरकार हो चाहे भुंटा सरकार हो, कोई सरकार हो, हमें अपने राष्ट्र हित की चिंता है। वहां के लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उसको मौखिक या सैद्धांतिक समर्थन दे सकते हैं, लेकिन जुंटा सरकार को अपदस्थ करके वहां पर आंग सांग सूकी को नहीं बैठा सकते। हम अमेरिका की तरह उतनी कद्दावार, उतनी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है, हमारे पास पैसा कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत कल को ऐसा कोई प्रयास करता है तो चीन के जरिए लंबी जो है भारत का विरोध की, तो भारत क्या कर सकता है? हमने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया कि भैया वहां चाहे जुंटा सरकार ही क्यों ना, हम उसके साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करेंगे। आप देखेंगे वहां के कई जो है सैन्य अधिकारी जो है उन्होंने हाल के वर्षों में भारत का दौरा किया। भारत भी अब म्यांमार के साथ संबंधों को और मधुर बनाना चाहता है। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वहां किसकी सरकार है। अब व्यवहारवाद की, प्रैग्मेटिक फॉरेन रिलेशनशिप का दौर आ गया है। पहले आदर्शवाद का दौर हुआ करता था जहां लोकतंत्र के समर्थन का ढोल हम पीटते थे और पूरी दुनिया सुनती थी। आज दुनिया के विभिन्न देशों में अपने राष्ट्र हित की चिंता के मद्देनजर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही। कई बार पूरा विश्व समुदाय मूक दृष्टा बना हुआ है। मूक दृष्टा समझते हैं, चुपचाप बैठकर देख रहा है। देखिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, अमेरिका जब चाहता है जो कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जुंटा सरकार से दूरी बनाए रखेंगे, यह हमारी विदेश नीति के लिए सही सार्थक प्रयास नहीं होगा। बल्कि हमें क्या करना है, वहां जो भी सरकार रहे उनके साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करना है। आखिर आसियान का प्रवेश द्वार है, गेटवे टू आसियान। आसियान में आप जाएंगे, आसियान के देशों के साथ बेटर कनेक्टिविटी के लिए हमें म्यांमार के रास्ते का ही प्रयोग करना है। तो हाल के वर्षों में भारत म्यांमार संबंधों को नॉर्मलाइज करने के अधिक प्रयास हुए हैं। भारत ने कोई भी तीखी प्रतिक्रिया जुंटा सरकार के विरुद्ध नहीं दी। जो तत्मदाऊ ये सब जो है, यहां तक कि आप देखें तो वहां से रोहिंग्या समुदाय को भगाया गया और भारत ने रोहिंग्या समुदाय को अपने यहां शरण भी नहीं दिया, क्योंकि उसमें से बहुत सारे रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं, उनकी आतंकवादी में, उनकी उग्रवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलिप्तता रही है। तो हमारी विदेश नीति में हम क्या कर रहे हैं, इन सब बातों को देखते हैं, है ना। चलिए, तो पहला हालिया प्रयास क्या है, पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, लिखिए। हाल के वर्षों में लिखो, मैं बोलता हूं, लिखिए। हाल के वर्षों में भारत द्वारा म्यांमार के साथ संबंधों को सामान्य व बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश जारी है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट की घटना के बाद भारत की प्रतिक्रिया भी नपी तुली रही है। सैन्य तख्तापलट के बाद भारत की प्रतिक्रिया भी बड़ी ही नपी तुली रही है, सोची समझी जिसको आप कह सकते हैं। भारत ने यद्यपि लोकतंत्र के प्रति सदैव समर्थन की बात को अवश्य स्वीकारा है, लेकिन भारत ने यद्यपि लोकतंत्र के समर्थन की बात को अवश्य स्वीकारा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जुंटा सरकार की आलोचना करने से बचा है। प्रत्यक्ष रूप में जुंटा सरकार की आलोचना करने से भारत बचा है। यहां तक कि दोनों देशों के सेना प्रमुखों, रक्षा सलाहकारों की भी दोनों देशों के रक्षा प्रमुखों, सेना प्रमुखों, रक्षा सलाहकारों के भी कई दौर संपन्न हुए हैं और विभिन्न अवसरों पर वार्ता भी बहाल की गई है।
और विभिन्न अवसरों पर वार्ता भी बहाल की गई है। तो पहला भारत का स्टैंड क्या है आप समझ पाए, है ना। तो हाल के वर्ष में हम, अब आप सोचिए कि हम जाएं और जमकर जुंटा सरकार की आलोचना करें, क्या करेगा वो जुंटा सरकार? भागो यहां से, तमाम प्रोजेक्ट में डिले कर देगा। वैसे ही सारे प्रोजेक्ट भारत के डिले ही चल रहे हैं म्यांमार में चाइना के इन्वॉल्वमेंट के कारण। गेटवे टू आसियान, हमारा सपना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी सब फेल कर जाएगी। तो हमें क्या मतलब है वहां कौन सरकार है ना। तो हम अपनी विदेश नीति में हमने लोकतंत्र के समर्थन की बात को स्वीकारा है। प्रेस नोट पढ़े आप इंडियन गवर्नमेंट का, बड़ा ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कहा गया है। पहले की तरह नहीं कि भारत जो है आंग सान सूकी के साथ हम खड़े हैं लोकतंत्र की जड़ों को, है ना। भारत हर सैन्य तानाशाही का पुरजोर विरोध करता है। ये सब स्टेटमेंट अब हम नहीं दे रहे हैं, है ना। बहुत आदर्शवादी बने रहने से भी कोई फायदा नहीं है। टर्न योर विंड कैप अराउंड द विंड, जैसा हवा वैसा रुख, है ना। तो यही तो प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है। वहां जुंटा सरकार का इतिहास रहा, हम थोड़ी बदल देंगे इसको, है ना। तो पहली बात है। दूसरा, आप देखिए कि भारत के पहले पड़ोस की नीति हो, पहले पड़ोस की नीति नेबर्स फर्स्ट या तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दोनों की दृष्टि से म्यांमार अत्यंत महत्वपूर्ण है। दृष्टि से म्यांमार अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने क्या किया है, म्यांमार के डेवलपमेंटल जो भी प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए $2 बिलियन के आसपास पैसा दिया है। हम चाइना के तरह हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। भारत ने म्यांमार के आर्थिक विकास, अवसंरचनात्मक विकास के लिए बहुत मोर्चों पर अलग अलग फंडिंग भी की है ना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी हमें क्या करना है, म्यांमार क्या है जी, गेटवे टू आसियान है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एशिया पैसिफिक पूरा है, आसियान तो है ही, लुक ईस्ट में भी रहा। तो दोनों की दृष्टि से म्यांमार क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिखिए अगले पॉइंट में, भारत ने विगत 10 वर्षों में $2 बिलियन से अधिक राशि म्यांमार के अवसंरचनात्मक विकास में निवेशित किया है। अवसंरचनात्मक विकास में निवेशित किया है। इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट म्यांमार को प्रदान किया है। दो 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री म्यांमार की यात्रा पर गए, जहां 12 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के एमओयू पे साइन किया गया, है ना। 2 बार अब तक म्यांमार जा चुके। एक बार 2014 में नपिताऊ में जब आसियान की मीटिंग हुई थी तब गए, दूसरी बार 2017 में गए। 17 में गए तो 12 जो है एमओयू पर साइन कर आए। क्योंकि हमें भी अब क्या करना है, दिलचस्पी लेनी है चाइना की तरह। हमारे पास उतना पैसा नहीं, लेकिन जो ही सांस्कृतिक कूटनीति तो हम कर सकते हैं। बुद्धिज्म कनेक्ट कर रहा है, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है, म्यांमार के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं। 88% जो है म्यांमार के लोग कैसे हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो बौद्ध धर्म दोनों देशों को जोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप देखिए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। और भारत के हिस्से का जो पार्ट है बहुत भारत ने कर भी दिया। तो अब यहां तक लिखा है, लिखिए भारतीय प्रधानमंत्री की 2017 की म्यांमार की यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 12 प्रोजेक्ट्स के एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया। कराधान मल्टी मॉडल, आगे जस्ट उसकी चर्चा होगी। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, बायलैटरल हाईवे, का निर्माण कार्य प्रगति पर। जैसे बेसिकली 1360 किलोमीटर सड़क संपर्क, 4 लेन कनेक्टिविटी की बात है। जो यह है आईएमटी, बेसिकली अगर आप देखें आईएमटी जो है कहां से स्टार्ट होता है, तो मोरे, देखिए ये भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है। आप देख सकते हैं
ये मोरे से स्टार्ट होगा, है ना। मिजोरम में मोरे है, भारत का पार्ट है, और मोरे से होते हुए ये रोड कहां है, आप देख सकते हैं ये रोड है मांडले, म्यांमार में है। मांडले से आगे नपिताऊ, नपिताऊ राजधानी है, नपिताऊ से आगे बागो, और यहां से होते हुए आप देखें तो मेसो, थाईलैंड में एक जगह है ना, यहां तक ये 1360 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जो कि ट्रांस एशियन हाईवे का ही एक पार्ट है। पूरे एशिया के देशों को जोड़ने का एक मेगा प्रोजेक्ट आया था 2000 के दशक में। 2002 में ही इसको लेकर समझौता हुआ। 2004 से लेकर 11 तक यानी 7 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। म्यांमार में जो उग्रवादियों के निजातीय संघर्ष जो चल रहा था, हाल के वर्षों में भारत के हिस्से का जो पार्ट है, हमारे इसमें तो भारत ने अपने हिस्से का बहुत सारा, जो म्यांमार का जो पार्ट है उसमें समस्या आ रही है। जैसे अभी आप देखें तो जो म्यांमार का चिन प्रांत है, वहां पर अभी आतंकी उग्रवादी संगठन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा, इधर आप रखाइन प्रांत में भी अगर आप देखें ये जो पार्ट है रोहिंग्या इशू को लेकर, तो ये ट्राइलैटरल जो है एक एक्सप्रेसवे की तरह, आपका हाईवे की तरह है। और ये अगर बन जाएगा तो यहां से हम थाईलैंड तक, और इधर थाईलैंड के अंतर्गत बैंकॉक से लेकर और आसियान के अन्य देशों में, बहुत सारे देशों में कनेक्टिविटी ऑलरेडी, रोड कनेक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं आसियान के बहुत सारे देशों के साथ हमारा संपर्क क्या है, बढ़ जाएगा। और आपने पढ़ा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या था, 4C, फर्स्ट सी फॉर कल्चर, सी फॉर कॉमर्स, सी फॉर कनेक्टिविटी, सी फॉर कैपेसिटी बिल्डअप। तो कनेक्टिविटी दो देशों के मध्य संबंधों को बढ़ाने का एक बहुत बेहतर माध्यम है। तो भारत ये काम कर रहा है ना, ट्राइलैटरल। इसी तरह अगर आप देखें तो हम एक प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट, है ना, ट्रेड ट्रांजिट कलादान। ये जो है, जैसे आप देखिए इसके दो महत्व है, दो इसके महत्वपूर्ण, इसका सामरिक महत्व आप समझिए। पहला क्या है, आप ये आपका क्या पार्ट है, इसी को आप क्या कहते हैं, चिकन नेक, है ना। ये जो सकड़ी सी पट्टी है, अगर आप देखें ये दार्जिलिंग के पास, सिलीगुड़ी के पास, इसी को आप क्या कहते हो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसको चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक। अगर चाइना से कई बार, अगर देखिए भूटान, ये डोकलाम वाला पार्ट है, कल को अगर चाइना की प्रेजेंस यहां तक हो गई तो वैसी स्थिति में चाइना क्या कर सकता है, हमारे प्रेजेंस को नॉर्थ ईस्ट में से हमारा संपर्क कट कर सकता है। पूरे उत्तर पूर्व के इन 7 राज्यों को जोड़ने के लिए बस ये सकड़ी पट्टी है, जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह लें, जिसको चिकन नेक कह लें, जो कि कई जगह तो यह 20 से 22 किलोमीटर ही मात्र चौड़ा है, और 20-22 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा में कोई मायने नहीं रखती। कल को अगर चाइना की आक्रामक नीति के तहत अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो पूर्वोत्तर से संपर्क हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा, अगर आप देखें भारत से कोई भी गुड्स अगर आप इस रास्ते से होते हुए, अगर मान लीजिए मिजोरम की राजधानी ऐजवाल यहां तक जाना है तो बहुत लंबा रास्ता आता है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिकतर कैसे होता है, समुद्र के रास्ते से होता है, क्योंकि समुद्र से व्यापार क्या है, सस्ता भी पड़ता है। वैसी स्थिति में भारत पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क स्थापित करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बना रहा है। सामरिक दृष्टि से इसका महत्व है कि कल को अगर चाइना से कोई भी हमें चैलेंज मिलता है, कोई भी समस्या आती है, तो एक अल्टरनेटिव हमारे पास रूट होगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक हम पहुंच पाए, नंबर 1। दूसरा क्या है, पूर्वोत्तर के राज्यों को बेटर कनेक्टिविटी के लिए अल्टरनेटिव रूट भी दे। अगर यहां गुड्स भेजना है तो समुद्र के रास्ते, देखिए ये क्या है, कलादान मल्टी मॉडल, ये है आपका कोलकाता का पोर्ट। कोलकाता से ऑलरेडी ये बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट अभी भी है ही। ये जो सितवे पोर्ट है, ये कहां है, म्यांमार में। सितवे पोर्ट को भारत सरकार क्या कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है, इसकी फैसिलिटी को बढ़ा रही है ना, जो कार्गो कैपेसिटी है उसको अधिक बढ़ा रही है। अब यहां से कोलकाता के रास्ते से, समुद्र के रास्ते, चाहे आदमी हो चाहे रसद हो, ये कहां आएंगे, सितवे। सितवे कहां पर है, म्यांमार का पार्ट है। सितवे से एक ये नदी है जिसको कलादान कहते हैं, कलादान नदी है, इसके रास्ते ये पलटवा, ये जो पलटवा क्षेत्र देखते हैं, इस कलादान नदी के रास्ते से पलटवा तक जो है एक इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जा रहा है, इसलिए नाम कलादान है। कलादान ये नदी बहती है, उसको थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है ताकि भारत से सामान कोलकाता से पहले कहां आए, सितवे पोर्ट पर आए, और फिर सितवे से पलटवा तक कलादान नदी से होते हुए सामान जो है वहां पहुंच जाए, और पलटवा से ऐजवाल, ये जो पूरा मिजोरम तक है, सड़क मार्ग से इसको डेवलप कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट बहुत डिलेड है क्योंकि म्यांमार के साथ संबंध हमारे उतार चढ़ाव वाले रहे। अब आप देखिए, जैसे ये जो प्रांत है, जैसे पलटवा, यहां पर स्थानीय चिन्ह समुदाय के, चिन्ह प्रांत है, जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, उनका म्यांमार की आर्मी के साथ हमेशा युद्ध जैसा हालात, ऐसी स्थिति में यहां पर परियोजना क्या है, डिलेड हो गई है, बाधित हो गई है। तो दोनों देशों के मध्य देखिए ये संपर्क मार्ग है, इससे हम आसियान के रास्ते तक भी पहुंच सकते हैं, सितवे से इधर कनेक्टिविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत की, जो सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। सामरिक दृष्टिकोण से महत्व यह है कि कल को यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहीं भी किसी भी कारणवश बाधित किया गया तो हम पूर्वोत्तर के राज्यों तक से संपर्क का एक वैकल्पिक मार्ग हमारे पास होगा। पूर्वोत्तर तक अगर आप इधर इस रास्ते से अगर आप देखा जाए तो लगभग 2200 किलोमीटर जो है बच जाता है। ये बहुत बड़ा जो है दूरी घट जाती है, समय भी कम हो जाता है। तो भारत द्वारा म्यांमार के साथ संबंध को नॉर्मलाइज करने के लिए हाल के वर्षों में कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। उसमें से एक क्या है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट। भारत म्यांमार के मध्य अगर द्विपक्षीय व्यापार देखें तो $1.5 बिलियन के आसपास है। अधिकतर व्यापार चाइना के साथ म्यांमार का हाल के वर्षों में बढ़ा है।
तो भारत को अब क्या करना है, व्यापार को बढ़ाने के लिए म्यांमार से आयातित वस्तुओं पर वैसे ही पहले से ही टैक्स कम है, उसको और कटौती करनी है। और दो देशों के मध्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए, व्यापार को बेहतर बनाने के लिए भी कई समझौता हुआ है। तो ये समस्या है। एक रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में लास्ट में देख लेते हैं, फिर ओवरऑल कंक्लूजन लिखेंगे। रोहिंग्या क्राइसिस, हालांकि अब वो न्यूज में ज्यादा है नहीं, फिर भी रोहिंग्या यहां भी और बांग्लादेश भारत संबंध में भी रोहिंग्या मुद्दा। बेसिकली रोहिंग्या क्या है, मुस्लिम आबादी है जो रखाइन प्रांत में रहती है। कहां पर, म्यांमार में, है ना। म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में रोहिंग्या समुदाय के लोग रहते हैं और इस्लामिक मान्यताओं के को मानने, इस्लाम मूल से मुस्लिम है। और मुस्लिम भी कैसे हैं अगर आप देखें तो जो अधिकतर इसमें कौन है, सुन्नी है। तो जो मुस्लिम आबादी है रखाइन प्रांत में, ये सदियों से इनको प्रताड़ित किया गया है, क्योंकि म्यांमार में कैसे बौद्ध धर्म के लोग हैं, अधिक आबादी है। सेना में भी अधिकतर कौन है जी, बुद्धिज्म के फॉलोअर है। तो वैसी स्थिति में रखाइन प्रांत के, ये रखाइन प्रांत देख लो मैप में थोड़ा सा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, ये जो है अराकान योमा और ये वाला पूरा जो बेल्ट है, इसमें ये रखाइन प्रांत है। यहां पे जो रोहिंग्या समुदाय के लोग थे, इनके विरुद्ध हमेशा भेदभाव होता रहा है। भेदभाव मतलब जैसे इनको नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए, है ना। क्योंकि मुस्लिम आबादी थी, पढ़ी लिखी, शिक्षा का स्तर कम था, तो शुरुआत में म्यांमार में जब नागरिकों को अधिकार दिया गया तो इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया। समय समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। ऐसी स्थिति में रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोगों ने जो जुंटा मिलिट्री रूलरशिप है उसके सैन्य बेस पर हमला कर दिया, जिसमें लगभग 15-20 जो है सेना के जवान मारे गए। और यहीं से उनके प्रत्युत्तर में जो कार्रवाई की गई, वही कार्रवाई के कारण लगभग 7 से 10 लाख रोहिंग्या, कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, कहीं 7,60,000, कहीं 8 लाख, कहीं 10 लाख, जब इनके विरुद्ध जुंटा सरकार का सैन्य दमन किया गया, क्योंकि इन्होंने जुंटा शासन पर कार्रवाई की और वहां पर लगभग 10-20 जो है मिलिट्री सेना के जवान को मार दिया गया। वैसी स्थिति में इनका दमन किया गया और जब जैसे ही दमन किया गया तो ये आसपास के बहुत सारे देशों में पलायित हुए। बहुत सारे लोग जो है वो कहां चले गए, तो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी है। कई जो है वो थाईलैंड, दक्षिण अगर पूर्व एशिया में बहुत सारे लोग जो है भाया बांग्लादेश इंडिया में आ गए। तो जो रोहिंग्या समस्या है, यह भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार संबंधों के मध्य एक बड़ी समस्या के रूप में रहा। भारत का स्टैंड क्या है रोहिंग्या को लेकर? कल से ये इमोजी बंद करूंगा, ये फालतू जो है ना आदत खराब, इस बैच में कुछ ना कुछ करते ही रहना है। उंगली करने की आदत है ही नहीं, कभी ये हंसी तो कभी दांत निपोड़ो, कभी ये करो, है ना। कल ये नहीं मिलेगा, आज कर लो जितना। बांग्लादेश में शरण लिया, कुछ भारत आ गए बांग्लादेश के रास्ते, कुछ जो है अगर आप देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चले गए। वैसी स्थिति में रोहिंग्या समुदाय को लेकर एक आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां भी उत्पन्न। भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत ने क्या कहा कि रोहिंग्या, बहुत सारे रोहिंग्या के लिंक रहे अलकायदा से, बहुत सारे रोहिंग्या के कई उग्रवादी संगठनों के साथ संबंध रहे। वैसी स्थिति में भारत सरकार का क्लियर कट स्टैंड क्या है कि जो भी रोहिंग्या समुदाय के लोग अनऑफिशियली भारत में आ गए, उनको वापस क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, है ना। तो ये भारत का स्टैंड है। रोहिंग्या क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए भारत क्या चाहता है कि भारत कहता है कि भैया जहां से आओ वहीं जाओ, क्योंकि हम मानवतावादी दृष्टिकोण से हम एक आफत को मोल लेना नहीं चाहते हैं। हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो एक म्यांमार में जो कार्रवाई हुई है, खास करके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसके कारण भी बहुत सारे म्यांमार के लोग जो है भारत के पड़ोस में स्थित सीमावर्ती राज्यों में आकर रहने लगे। इससे जैसे मणिपुर की बात करें, मिजोरम की बात करें, जैसे ताजा घटना भी मिजोरम की है, 4,000 से 5,000 के बीच में जो चीन प्रांत से भाग करके एथनिक ग्रुप जो है वो मिजोरम में आ गए। वैसी स्थिति में हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक दोनों देशों के मध्य एक फ्री मूवमेंट रिजीम भी चर्चा में रहता है। थोड़ा उसको भी समझ लो कि क्या है फ्री मूवमेंट रिजीम। कई बार आप जब पढ़ते हैं तो अक्सर ये आता है ना। पहले कर लो उसको, पहले इमोजी 10, 20, 50 उस पर टिक कर लो, है ना। कर लो, मौका नहीं मिलेगा कल से तो 2, 4, 10, 20 बार उसको क्लिक कर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है? जैसे देखिए ये क्या है, दोनों देशों के मध्य बॉर्डर है ना। बॉर्डर जो है उसमें कई लोग जो है एथनिक दृष्टिकोण से सिमिलैरिटी है, इधर भी जो लोग हैं जातीय लोग इधर भी हैं। वैसी स्थिति में कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली ये लोग जो है ना, वो सांस्कृतिक जो जनजातीय समूह लंबे समय से इस क्षेत्र में रहे हैं, है ना। तो इस क्षेत्र में दोनों के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क है ना, सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क है। अब देखिए अगर बॉर्डर तो खींच दी गई, लेकिन इनके रिच कल्चरल टाइज रहे, रिच सोशल टाइज रहे, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। जैसे मान लीजिए नागा जाति, नागा जो है ट्राइबल कम्युनिटी है, इधर भी नागा है और इधर भी है, तो इनके मध्य संबंधों को नॉर्मलाइज रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए, है ना, फ्री मूवमेंट रिजीम की बॉर्डर के दोनों आस क्षेत्र में जो भी रहने वाले लोग हैं वो 16 किलोमीटर के दायरे में, है ना, आवागमन मुक्त कर सकते हैं बिना वीजा के। यानी कोई भी उनको वीजा या पासपोर्ट या ऐसे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। और 2018 में भारत सरकार द्वारा फ्री मूवमेंट रिजीम जो है ना उसको यहां पर लाया गया। और ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य आवागमन के लिए एक प्रकार से यह छूट देता है क्या कि आपको कोई पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट इन सब की जरूरत नहीं है, आप आराम से आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक जो है दृष्टिकोण से आपकी निकटता रही है। वैसी स्थिति में 2018 से भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्र में अगर आप देखें
तो एक फ्री मूवमेंट रिजीम इसको बनाया गया और इसमें कहा क्या गया कि जो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित निर्जातीय समूह है वे बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के आवागमन कर सकते हैं। अब ये कब लाया गया? 2018, पहले भी कई बार रहा है। 2018 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी मजबूत करने के लिए कि आप लोग आवागमन कर सकते हैं, इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आए, है ना, कोई पासपोर्ट या वीजा आपको नहीं चाहिए। तो ये आवागमन जो है इसको लेकर फ्री मूवमेंट रिजीम, हाल में जब इन्फ्लक्स बढ़ा, हाल में जब म्यांमार की धरती से बहुत सारे लोग नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में आने लगे तो भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम को हटा दिया और हमारे मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर में स्थानीय स्तर पर मेती बनाम नागा, मेती बनाम कुकी, आपने सुना होगा ये हिंसक झड़प, अब तो इसको रद्द कर दिया गया। लिखोगे क्या मुस्कान? इसको तो वैसे ही समझ लो, है ना। तो यह जो है, जैसे मणिपुर में आपने देखा कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें बार बार भारत सरकार ने क्या कहा कि जो म्यांमार की धरती से एथनिक कम्युनिटी आई है उसका स्थानीय समुदाय के साथ, मेती और इन दोनों के मध्य जो है वह झड़प हुई है। यही चीज आज मिजोरम में भी स्थिति खराब हो रही है। तो भारत सरकार जैसे स्थानीय जो भी सरकार है वो भी कुछ हद तक मानवता के नाते इनकी मदद कर रही है और ऐसी स्थिति में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, इसमें कौन आदमी एक आम नागरिक है, कौन आदमी आतंकी है, कौन उग्रवादी है, इसकी सही से पहचान नहीं हो पा रही। और ये हाल के वर्षों में दोनों देशों के मध्य, खास करके 2021 के बाद जब से सैन्य तख्ता पलट हुआ है, क्रॉस बॉर्डर जो है इन्फ्लक्स है, जो अवैध शरणार्थियों का एक बड़ा जत्था भारत में आ रहा है और इसके कारण समस्याएं देखी जा रही है। तो यहां से मुद्दा जो है आपसे यहां, अब देखो ये मुद्दा एग्जैक्ट नहीं बनाएगा, इसको आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मद्देनजर बना सकता है प्रश्न में। इंडिया म्यांमार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, दोनों देशों को हमें क्या करना चाहिए, और जो हमने देखा उसके अलावा सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल सांस्कृतिक कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति, हाँ पढ़ा रहे हैं म्यांमार, चले जाओ इंग्लैंड, चले जाओ अमेरिका, है ना, ट्रंप और वो सब पढ़ेंगे ना आगे। इंडिया म्यांमार ट्रंप की चिंता टू पीपल कनेक्टिविटी, बट उसमें भी बहुत सारा रिस्क है, जैसे आपने देखा फ्री मूवमेंट रिजीम को लेकर, फिर भी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और बेहतर बनाया जाए, लेकिन सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखते हुए। सांस्कृतिक कूटनीति में बुद्धिज्म, है ना, जैसे हम नेपाल के साथ कर रहे हैं रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट, उसी प्रकार यहां पर भी, है ना। कोई नहीं, कल से मैं परमानेंट, आज देख लिया हूं मैं, कल से कमेंट एकदम बंद रहेगा, किसी भी मेरी क्लास में कमेंट नहीं रहेगा, मैंने आज देख लिया इस क्लास के लोग, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखते रहो, कमेंट करते रहो, अनाप शनाप, उससे हम सबको नहीं फर्क पड़ता है। तो कल से मैंने सोच लिया है कि इस क्लास में कभी कोई कमेंट ही नहीं लूंगा, अगले लास्ट तक, जब तक मेरी क्लास चलेगी, कर लीजिए कमेंट जितना है। बुद्धिज्म को के आधार पर सांस्कृतिक संबंध और बेहतर बनाने के प्रयास को बल, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां खर्च कर ही रहा है। आपने देखा कि हमने $2 बिलियन का निवेश किया है, $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। भारत तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में वहां निवेश कर रहा है, खास करके बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में। चाइना को काउंटर करना है अगर, तो हम चाइना को धन बल के आधार पर नहीं कर सकते हैं। चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? कल्चरल डिप्लोमेसी, अपने प्रेजेंस को बनाए रखना होगा, चाहे जुंटा सरकार हो, चाहे भुंटा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसके साथ वार्ता संवाद स्थापित करते रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राष्ट्र की लंबे समय तक उपेक्षा दो देशों के मध्य संबंधों को गतिरोधों से भर देती है, कई समस्याओं को जन्म देती है। और भारत म्यांमार संबंधों के बारे में अगर हम देखें तो जुंटा शासनकाल में भारत सरकार की जो विदेश नीति रही वह कहीं ना कहीं उनके प्रति उपेक्षापूर्ण नीति रही और इसका खामियाजा जो है ना, हमें भुगतना पड़ा। तो हम ये सब बता सकते हैं कि सांस्कृतिक कूटनीति को हमें और बल देना होगा। दूसरा, भारत को क्या करना चाहिए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे टू आसियान ही म्यांमार है, तो म्यांमार में जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर उनको जल्द से जल्द खत्म करना। जैसे हमारी एक इमेज भी खराब हुई है कि सोचिए कि 2002 में इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे के लिए समझौता हुआ, 23 साल बीत गए हैं और लगभग अभी जो है 30-40% ही काम हो पाया। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट रूट को लेकर 50 समस्याएं आई है। भारत को अगर अपनी छवि बनानी है, बेहतर करनी है, तो हमें क्या करना होगा कि जो भी विकास परियोजनाएं भारत के पैसों से संचालित है या भारत द्वारा संचालित किया जा रहा है उसको वहां पर हमें प्रायोरिटी के आधार पर जल्द से जल्द खत्म करना होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तमाम इन सब बातों का हवाला देकर बैलेंस अप्रोच के साथ हमें लिखना है इसमें।